फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरिया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के ज्योग्राफी एवं इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड चैप्टर बिहार में कृषि। बिहार में कृषि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, चूँकि बिहार के संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बिहार की कृषि व्यवस्था है। इसी पर बिहार की आर्थिक स्थिति एवं संपन्नता आधारित होती है। साथ ही साथ बिहार के पिछड़ेपन कृषि की समस्याओं पर ही आधारित है। ऐसे में बिहार में पूछे जाने वाले प्रश्नों में कृषि से संबंधित प्रश्नों की प्रधानता होती है। साथ ही साथ ये पीटी और मेंस दोनों ही लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के चैप्टर में हम लोग बिहार के कृषि यानी बिहार में कैसी है कृषि की स्थिति और क्या है इसकी समस्याएं और क्या है इससे जुड़े हुए फैक्ट्स जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार में कृषि की स्थिति आखिर कैसी है। बात करें बिहार में कृषि की, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें जो मैदानी इलाके हैं वो लगभग 95% भाग में मैदानी इलाका फैला हुआ है, जिसके कारण कृषि की समस्या जो संभावना है वो सबसे अधिक मानी जाती है। यहाँ के लोगों की आजीविका का सबसे प्रमुख साधन जो है वो कृषि ही है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 88.7% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें से 77% से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़े हुए जनसंख्या का बहुत बड़ा दबाव जो है वो कृषि पर देखने को मिलता है। ये आंकड़े मुख्य रूप से जो है आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गए हैं। बात करें आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 जो हाल ही में प्रकाशित किया गया है के अनुसार 19-20 में सकल फसल क्षेत्र जो है वो 72.97 लाख हेक्टेयर था। यानी बिहार की कुल भूमि जो है वो 94 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 72.97 लाख हेक्टेयर जो है वो सकल फसल क्षेत्र है यहाँ पर, यानी कृषि का कार्य किया जाता है, जिसमें से शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है वो 50.7 लाख हेक्टेयर है। फसल सघनता अगर बात करें तो 144% है। फसल सघनता सर्वाधिक जो है वो शिवहर में देखने को मिलता है एवं फसल सघनता सबसे कम जो है वो गया में देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये है क्या। तो जो क्षेत्रफल है वो हमारा कुल एरिया है, उसमें से जो सकल क्षेत्र है यानी ग्रॉस पूरे टोटल को जोड़ करके जो कि 72.97 आता है, जिसमें से अगर शुद्ध बात करें कि जहां पर रेगुलर कृषि कार्य किए जाते हैं तो वो जो है वो 50.7 लाख हेक्टेयर है। सघनता का मतलब होता है कि यदि एक प्लॉट है, इस प्लॉट में कृषि 2 टाइम किए जा सकते हैं, एक रबी के सीजन में, एक खरीफ के सीजन में, हो सकता है कि वहाँ 3 टाइम भी हो। तो यदि एक खेत में अगर 2 टाइम हम फसल करेंगे तो इसकी सघनता 200% हो जाएगी। तो बिहार में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2 बार फसलों का उगाया जाता है, कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां बारिश के समय में पानी लग जाते हैं तो केवल एक ही मौसम में फसल उगाया जाता है। ऐसे में ये सघनता का प्रतिशत 200 से कम हो जाता है और यही प्रतिशत टोटल अगर एवरेज निकालते हैं बिहार के कृषि क्षेत्र की तो 144% है। यानी लगभग हर खेत में 1.5 फसल उगाए जाते हैं। आते हैं अगले बिंदु की ओर। बिहार में कृषि के लिए विशेष परिस्थितियां हैं, जिसके कारण बिहार को कृषि प्रधान राज्य माना जा सकता है। वो क्या है? सबसे पहले है उपजाऊ मिट्टी। मैंने बताया कि बिहार के लगभग 95% भाग में जो है वो मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है और इस मैदानी क्षेत्र में 90% एरिया वैसा है जहां पर मुख्य रूप से जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि कृषि के लिए सबसे अनुकूल मिट्टी मानी जाती है। दूसरा है सिंचाई की उपलब्धता, यानी मानसून यहाँ पर अच्छी मात्रा में आता है, साथ ही साथ नदियों से परिपूर्ण यह क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ मानसून जो है वो प्रतिवर्ष आते हैं और मानसून की उपलब्धता जो है वो काफ़ी बेहतर है, जिसके कारण यहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है। तीसरा है सस्ते श्रमिक। बिहार की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और खास करके गरीबी रेखा की जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर सस्ते श्रमिक उपलब्ध है, जिसके कारण कोई भी कृषि कार्य करने से संबंधित यदि मजदूर की आवश्यकता होती है तो आसानी से मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं। हालांकि विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो मजदूरों के पलायन की समस्या काफ़ी बढ़ी है और बिहार के मजदूर पंजाब के क्षेत्रों में जाकर के मजदूरी करना अधिक पसंद करते हैं, जबकि बिहार में कृषि कार्य में अच्छे दर नहीं मिलने के कारण वो पंजाब को प्राथमिकता देते हैं।
चौथा है पॉइंट कि कृषि विविधता की उपस्थिति है। बिहार में अगर बात करें तो जिस तरह की अनुकूल जलवायु परिस्थिति है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फसलों को उपजाने में आसानी होती है। जैसे बिहार में रबी फसल भी उपजाया जा सकता है, बिहार में खरीफ फसल भी उपजाया जा सकता है। इसके अलावा बिहार में बागानी और अन्य फसलों के भी उत्पादन की संभावना काफ़ी अधिक है। इसके अलावा पांचवें पॉइंट में आए तो अधिकांश जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र में निवास करना भी कृषि के विकास के लिए एक अनुकूल परिस्थिति को जन्म देता है। यानी जहां शहरीकरण होगा वहां कृषि की संभावनाएं कम हो जाएंगी, और जहां ग्रामीण जनसंख्या अधिक होगा वहां कृषि की संभावनाएं अधिक होगी। और बिहार में जो दूसरे नंबर पे है पूरे भारत में, जहां पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। लेकिन इस कृषि में कुछ समस्याएं भी विद्यमान है, जिसके कारण बिहार का कृषि का जो आंकड़ा है वो बहुत बेहतर नहीं देखने को मिलता है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बिहार में कृषि के बेहतर नहीं होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। तो इन कारणों को ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको वो कारण निकल करके आएंगे। बिहार में कृषि की समस्याओं में सबसे पहला पॉइंट अगर ये है कि जोत का आकार छोटा होना, यानी जो प्लॉट है वो बहुत छोटे छोटे हैं, जिसके कारण बृहत स्तर पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है। और छोटे छोटे क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन से इसके उत्पादन क्षमता पर असर पड़ता है। दूसरा है आधुनिक तकनीक का अभाव। एक तरफ आधुनिक तकनीक की कमी है, दूसरा जब छोटे प्लॉट होते हैं तो इसमें बड़े आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना भी मुश्किल होता है। पंजाब में जो प्लॉट एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग जो है आसानी से कृषि कार्य में कर लिया जाता है। लेकिन जो एरिया छोटे प्लॉटों पर आधारित होते हैं, इन प्लॉटों में बड़े आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना भी कठिन होता है, जिसके कारण ट्रैक्टर जैसे और थ्रेसर जैसे छोटे यंत्रों का ही उपयोग मुख्य रूप से बिहार के कृषि कार्य में देखने को मिलता है। तीसरा है वित्त की समस्या। गरीबी के कारण अधिकांश परिवार जो किसान हैं वो वित्त की समस्या से जूझते हैं। उनके पास फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है और उनके जो उत्पाद है उसका अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके कारण प्रतिवर्ष उन्हें अपने फिनेंशियल कंडीशन को सुलझाना पड़ता है, हर बार ऋण लेना पड़ता है। और केसीसी जैसे ऋण के अंदर वो आते हैं, कई बार केसीसी नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से वित्त की समस्या होने के कारण वो अपने फसलों में इन्वेस्ट कम करते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो स्वाभाविक रूप से मुनाफा भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता। बिहार में भले ही नदियों की जाल है, लेकिन नहरों का जाल नहीं होने के कारण बिहार में सिंचाई की समस्याएं जो है वो पूरी तरह से बनी रहती हैं। मानसून पर पूरी तरह से निर्भर होता है। कई बार मानसून अधिक आ जाने से बाढ़ की समस्या बन जाती है और फसल डूब जाते हैं, और कई बार मानसून कम आने से सूखे की स्थिति बन जाती है और मानसून के कम होने से फसलें सूख जाती हैं। तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा बाढ़ एवं सूखा प्राकृतिक आपदा, जो कि मानसून से ही रिलेट करता है, ये भी एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण बिहार के उत्पाद को असर पड़ता है। और बाढ़ की समस्याओं के कारण ही ये जो आप देख रहे थे कि 144% जो है इसकी सघनता है, वो इसका रीज़न ये भी है कि बहुत सारे इलाके पानी में डूबे रह जाते हैं, तो वहाँ पर 2 फसलों का उत्पादन न होकर के केवल एक ही फसलों का उत्पादन हो पाता है। और छठा है किसानों के पास आधुनिक बीज उर्वरक की समस्या हो जाती है। जैसे अभी इसी वर्ष आपने देखा होगा कि उर्वरक की समस्या सबसे विकराल रूप में थी, और यूरिया जैसे खाद जो है वो किसानों को मिल ही नहीं पा रहे थे। ऐसे में अगर समय पे उर्वरक नहीं मिलता है तो फसलें सूखने लगती हैं, फसलों की जो उर्वरा क्षमता है वो कम हो जाती है, और उनके बीज की प्रोडक्टिविटी बहुत घट जाती है। यानी अगर वज़न कहेंगे तो अनाज का वज़न कम हो जाता है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। आधुनिक बीजों की बात करें तो बीजों की उपलब्धता बहुत ही मुश्किल है। कृषि से क्षेत्र में बहुत सारे नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सभी तक किसानों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो पाने में अभी कठिनाई देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिसके कारण बिहार में कृषि जो है उस अवस्था में अभी तक नहीं पहुंच पाया है जिसमें पहुंचना चाहिए। हालांकि इधर बहुत सुधार हुआ है, और बिहार को 3-4 वर्षों में कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जो दर्शाता है कि बिहार में कृषि को लेकर के बिहार सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और इसके लिए प्रयास कर रही है। साथ ही साथ किसानों ने भी नए तकनीकों को अपना करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बिहार में फसलों के विभाजन को लेकर के। तो बिहार में फसलों को 3 भागों में बांट करके देखा जा सकता है। खरीफ फसल, बिहार में खरीफ फसल के तहत जो है खेती होती है। ये आप समझ सकते हैं कि गर्मी के मौसम में जो फसल होगा वो खरीफ का फसल होगा। रबी फसल, जो ठंडे के मौसम में फसल देखने को मिलते हैं वो रबी होते हैं।
और गर्मा या जायद फसल उनको कहते हैं जो इन दोनों फसलों के बीच में 2 माह का जो अंतराल होता है, इस अंतराल में जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे गर्मा या जायद फसल कहते हैं। ये भारत स्तर पर भी इसी रूप में देखने को मिलता है। बात करते हैं खरीफ फसल की। खरीफ फसल यह मुख्य रूप से जून जुलाई में जो है इसकी बुआई की जाती है। यानी बुआई करने में अगर आप देखें तो इस समय में मुख्य रूप से जो फसल होती है वो धान की फसल लगाई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते इसको काट लिया जाता है। मुख्य रूप से इन फसलों में बात करें तो धान की फसल, मक्का की फसल, ज्वार की फसल, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली आदि खरीफ फसलों के अंतर्गत आते हैं। बिहार में बात करें तो धान मुख्य रूप से है, इसके अलावा गन्ना भी होता है, लेकिन ज्वार, बाजरा, ये सब कपास, मूंगफली आदि की खेती बिहार में बहुत ही नगण्य है। आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर जो है रबी फसल। रबी फसल जो कि मैंने बताया कि ठंडे की फसल है, तो अक्टूबर नवंबर में जैसे ही कटाई होगी तो अक्टूबर नवंबर में ही इसकी बुआई शुरू हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से जो फसल आता है वो गेहूं आता है बिहार का। इसमें इसको जाते जाते मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। यहाँ से पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो यहाँ से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे गेहूं हो गए, जौ हो गए, आलू हो गए, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों आदि जो है वो रबी फसलों के उदाहरण है। इसमें से अधिकांश की खेती जो है वो बिहार में देखने को मिलती है, जैसे गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर, सरसों, ये सभी ऐसे फसलें हैं जो कि बिहार में मुख्य रूप से उत्पादन होता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में आते हैं जो कि है गर्मा या जायद फसलें। गर्मा या जायद फसलें जो है इन दोनों फसलों के बीच के 2 माह में देखने को मिलता है। ये 2 माह कौन से होंगे? जैसे आपने यहाँ पे अभी देखा कि रबी की जो फसल है वो काट ली जाती है मार्च अप्रैल में, लेकिन जो खरीफ की बुआई स्टार्ट होती है वो होती है जून जुलाई में। तो यानी मार्च अप्रैल से लेकर के जून जुलाई के बीच में 2 माह का समय जो है वो मिल जाता है। इसी 2 माह के समय में जिन फसलों की बुआई की जाती है और काट ली जाती है वैसे फसलों को मुख्य रूप से गर्मा फसल या जायद फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ सब्जियां जो विशेष करके सीजनल होती हैं, तरबूज, ककड़ी, मूंग आदि जो है वो गर्मा फसलों के प्रमुख उदाहरण है। मूंग का दाल जो होता है वो 2 ही महीने में तैयार होकर के निकल जाता है, तो ये मुख्य रूप से इसी टाइम में होता है और ये इसके प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा जितने भी ये गर्मी वाले फ्रूट्स आते हैं जिसमें तरबूज, ककड़ी आदि होते हैं, ये सभी भी इसी के प्रमुख उदाहरण हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि बिहार की प्रमुख फसलें एवं उनके शीर्ष उत्पादक जिले कौन से हैं। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ये आंकड़े लिए गए हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो गेहूं जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है वो रोहतास है, और चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है वो रोहतास है। रोहतास इसलिए है क्योंकि रोहतास जो है वो सिंचाई के मामले में सबसे परिपूर्ण जिला माना जाता है। यही कारण है कि इसका स्थान सबसे पहला है। मक्का में बात करें तो कटिहार है, दलहन में बात करें तो पटना है, और मखाना जो कि मधुबनी क्षेत्र की प्रमुख उत्पाद है, ये पानी के अंदर उत्पादित होता है, इसलिए ये मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में उत्पादित होगा जिन क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है। जैसे मुख्य रूप से अगर आप गंगा नदी देखेंगे तो गंगा नदी का ये वाला हिस्सा जो होता है वो जल जमाव से संबंधित है, जिसमें मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया आदि आते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में मुख्य रूप से आपको ये देखने को मिलेगा। किशनगंज में भी इसकी खेती देखने को मिल जाएगी। लीची आप जानते ही हैं कि मुजफ्फरपुर की लीची सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो लीची का मुजफ्फरपुर में ही होता है। आम की बात करें तो दरभंगा जो है आम उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान रखता है। सब्जी उत्पादन में नालंदा प्रथम स्थान रखता है। आलू उत्पादन में पटना को प्रथम स्थान प्राप्त है। प्याज उत्पादन में नालंदा, यानी सब्जी में और प्याज में नालंदा। गन्ना जो है वो पश्चिमी चंपारण में होता है। यहाँ पर जो आपने पढ़ा भी है और हमने पिछले वीडियोस में भी इसकी चर्चा की थी कि उस क्षेत्र की मिट्टी भी उपजाऊ है तथा वहाँ पर जो जिस प्रकार का अनुकूल जलवायु चाहिए वो बहुत अच्छा है गन्ना के लिए, और वहाँ पे कई चीनी मिल भी है जिसके कारण किसान जो है वो गन्ना उत्पादन को काफ़ी प्राथमिकता देते हैं। तंबाकू उत्पादन में दरभंगा सबसे आगे है, और जूट उत्पादन में पूर्णिया सबसे आगे है, और जो कि VBI भी है क्योंकि इसको पहले भी प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो इस तरह से आप इन आंकड़ों को एक बार 2 बार ध्यान से देख लेंगे। ऐसे आपको याद रखना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो चावल होता है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है वो गेहूँ है।
अब आते हैं बिहार में जोत के आकार को देखते हैं कि प्लॉट का साइज क्या होता है और उसके आधार पर कैसे इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। जोत का आकार से तात्पर्य है प्लॉट का साइज, यानी एक किसान जो किसी खेत को बनाता है उसको सीमांत जोत किसको कहेंगे। 1 हेक्टेयर से कम प्लॉट वाले अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो वो कैसे किसान कहलाएंगे, तो वो सीमांत किसान कहलाएंगे। बिहार में 91.1% किसान जो है वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ के लोगों का जो प्लॉट साइज़ है वो बहुत छोटा है। यानी एक किसान के पास इतनी कम ज़मीनें होती हैं कि वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, वो ज़्यादा नए तकनीक का यूज नहीं कर सकता है, न ज़्यादा ऋण ले सकता है। बस उस छोटे से प्लॉट में खेती करेगा, उसी में से फसलें बर्बाद होंगी, उसी में से अच्छा होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या है और इस समस्या को सुलझाने के लिए चकबंदी जैसे सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि चकबंदी वहाँ कारगर साबित होता है जहाँ पर एक किसान के प्लॉट दूर दूर हो लेकिन उनके पास ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ के किसानों के पास दूर दूर भी प्लॉट है और छोटे छोटे ही प्लॉट है, तो जिसके कारण वो सीमांत है और सीमांत होने के कारण उनको समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है लघु जोत। लघु जोत कहते हैं 1 से 2 हेक्टेयर के बीच अगर उसका क्षेत्रफल होगा तो वैसे किसान जो है वो 5.85% है। अर्ध मध्यम जोत यानी थोड़ा सा जो है बड़ा है बट बहुत बड़ा नहीं है, 2 से 4 हेक्टेयर के पास उनके पास ज़मीनें हैं, वैसे किसान 2.56% हैं। और उसके बाद आते हैं मध्यम जोत। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और ये मात्र 0.5% किसान ही ऐसे हैं जिनके पास इस आकार के जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बड़े जोत की बात कर ले तो वो तो 0.01% है, यानी कि नहीं के बराबर। 10 हेक्टेयर के से अधिक वाले अगर बात करें तो वो बहुत ही नगण्य हैं। 0.01% जो है वो किसान है जिनके पास उतने साइज की ज़मीनें हैं। अब बात करते हैं कृषि गणना 2015-16 से संबंधित कुछ आंकड़ों की। इसके मुताबिक बिहार के में लगभग 91.1% सीमांत किसान है, जिसको अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया कि जो 91.1 है वो सीमांत किसान है। सीमांत किसान है, जबकि 97% किसान जो है सीमांत एवं लघु, यानी लघु का 5% और इसका जोड़ देते हैं तो 97% किसान ऐसे हैं बिहार में जिनका जोत आकार बहुत छोटा है। यानी छोटे आकार के खेतों में, यानी उनके पास प्लॉट कम हैं, उनके पास हेक्टेयर वाले ज़मीनें कम हैं, जिसके कारण वो जोत आकार जो है बहुत छोटा है। और पूरे बिहार का अगर औसत निकाल ले जनसंख्या के आधार पे तो ये औसत जो जोत आकार है वो मात्र 0.39 हेक्टेयर है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारे पास भूमि संसाधन है, इस भूमि संसाधन की तुलना में जो जनसंख्या का दबाव है ये अधिक है और जब तक ये दोनों का बैलेंस नहीं होगा ये दबाव हमेशा भूमि पर देखने को मिलेगा। तो यही कारण है कि ये प्लॉट के साइज काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ अन्य बिंदु की ओर। कृषि रोड मैप 3 अभी चल रहा है, तो कृषि रोड मैप 2 सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। ये तीसरा जो बना था 2017 से 22 के लिए बना था। इसके द्वारा जो है कई घोषणाएं की गई, जिसमें जैविक कॉरिडोर बनाना है, कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना है, इसमें बीजों के संधारण, बीजों के अच्छे ढंग से वितरण, दलहन को प्रोत्साहित करना और मछली पालन, महिलाओं को प्रोत्साहित करना, बहुत सारे पॉइंट हैं। जिसमें से एक जो है वो जैविक कॉरिडोर का भी है, जिसमें जैविक खेती को प्रधानता देने की बात की गई है और गंगा किनारे वाले क्षेत्रों में और NHSH के किनारे के क्षेत्रों में जो है वो जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसमें 13 जिलों में स्पेशली जो है जैविक कॉरिडोर के विकास करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। साथ ही साथ इसमें ये भी लक्ष्य रखा गया है कि जलवायु कृषि जो है, जलवायु के अनुकूल कृषि जो है, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। और वर्ष 2020-21 में राज्य में खदानों का कुल उत्पादन जो है वो ऐसा अनुमानित किया गया है कि 17.95 लाख टन जो है वो होगा। तो खद्यानों का अनुमानित उत्पादन भी आपको याद रख लेना है, चूँकि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट कृषि से रिलेटेड। अब थोड़ा सा सिंचाई से रिलेटेड हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, चूँकि कृषि का एक अभिन्न अंग है सिंचाई। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में 2019-20 में सकल सिंचाई क्षेत्र जो है वो 54.35 लाख हेक्टेयर
हो गया है, यानी सिंचाई वाले क्षेत्रों की संख्या जो है या आकार जो है वो बढ़ गया है। अभी हम लोगों ने देखा था कि 70 से अधिक जो है वो क्षेत्र ऐसा है जहां पर कृषि किया जाता है, जिसमें से 54.35 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई गई हैं। अब किस तरह से सिंचाई बिहार में होते हैं उसको थोड़ा सा समझिए। बिहार में सिंचाई के लिए मुख्य रूप से कहें तो दो ही प्रकार से सिंचाई का साधन उपलब्ध है। सबसे नंबर 1 पे है आपको नलकूप, जिसमें आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बोर्डिंग मशीनों से जो है वो पानी निकाल करके जो है सिंचाई किया जाता है, वही नलकूप की श्रेणी में आता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा 63.9% जो सिंचाई है वो नलकूपों के सहारे ही किया जाता है। दूसरा है नहरें। नहरों से 30.6% क्षेत्रों में सिंचाई होता है। और ये नहरें क्या हैं, तो आपने देखा हुआ है कि गंडक डैम परियोजना है, कोसी डैम परियोजना है, सोन डैम परियोजना है। तो इन जब परियोजनाओं के माध्यम से जो नहरें निकाली गई हैं, उन नहरों के माध्यम से जो सिंचाई होता है, उन सिंचाई क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। तालाब सिंचाई जो विधि होता है ये मात्र 2% है। इसमें होता क्या है कि तालाबों में वर्षा के दिनों में पानी को एकत्रित कर लिया जाता है और बारिश के बाद इनका उपयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है बिहार में, क्योंकि ये कल्चर मुख्य रूप से साउथ में तमिलनाडु क्षेत्रों में ज़्यादा विकसित है। इसके अलावा अन्य साधन जो अन्य कर सकते हैं किसान, वो 0.35% क्षेत्रों में ही है। तो आपसे जो प्रश्न आएगा वो आएगा नलकूप को लेकर के। तो यहाँ से इसको ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ 63.9% क्षेत्र में, यानी लगभग 64% क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप है। आते हैं कुछ अन्य पॉइंट की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र जो है वो रोहतास में देखने को मिला, जो कि 3.72 लाख हेक्टेयर था। सबसे कम सिंचित क्षेत्र जो है वो शिवहर में देखने को मिला, चूँकि शिवहर का क्षेत्रफल भी काफ़ी छोटा है, जिसके कारण 0.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो सबसे बेहतर सिंचाई की सुविधा या सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा की बात करें तो वो रोहतास में है, और सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र जो है वो शिवहर में है, चूँकि इसका क्षेत्रफल कम है इसीलिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला है जो कि वो समस्तीपुर है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा भी कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होता है वो 63.9 होता है, जो कि नलकूपों से होता है। इस नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई की सुविधा विकसित की गई है, तो वो कहाँ की गई है, तो वो समस्तीपुर में है। यानी सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र जो है नलकूपों से समस्तीपुर है। जबकि नहरों द्वारा सिंचाई की सबसे अच्छी व्यवस्था वाला या सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र जो जिला है वो है रोहतास। मैंने बताया कि सोन नदी पे बना हुआ जो परियोजना है, जिसके कारण रोहतास में मुख्य रूप से जो है वो सिंचाई के नहर वाले सिस्टम का अधिक विकास हुआ है और वहाँ पे अधिक सिंचाई होता है, जिसके कारण वहाँ धान एवं गेहूँ दोनों का उत्पादन काफ़ी बेहतर ढंग से होता है।